बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़हीम है और आज मैं कुछ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और एक नए टॉपिक को छेड़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रिसिएशन। ये जब हम बिज़नेस से कोई इनकम विड्रॉ करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ डिडक्शन अलाउड होती हैं कि हम उससे लेस करेंगे। तो उन अलाउंसेस में एक है, जिस तरह मतलब हमारे जो नॉर्मल अलाउंसेस है उसमें एक ये डिप्रिसिएशन का भी है और एक अमोर्टाइजेशन का भी है। तो आज हम सिर्फ डिप्रिसिएशन को पढ़ेंगे, इंशाल्लाह फिर कभी अमोर्टाइजेशन पे भी वीडियो बनाएंगे। फ्रेंड्स, डिप्रिसिएशन होता क्या है, ये किस पे कितना कैसे चार्ज होता है, इसके फार्मूले और सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक है। और ये किसको अलाउड होता है किसको नहीं होता है, साल में कितनी दफ़ा, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उसको हम खुद ही आंसर करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है डिप्रिसिएशन का, ये सबसे पहले होता क्या है, जब भी हम कोई चीज़ मतलब बिज़नेस के लिए कोई प्लांट मशीनरी बिल्डिंग या फर्नीचर वगैरह लेते हैं तो उसका जो है टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती है, जिसे हम उसे रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। तो वो हम क्या करते हैं कि जब वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती है तो उसकी वैल्यू कम होने से क्या होता है कि हम वो जिसकी वैल्यू कम होती है उसे हम एज ए रिडक्शन हमें अलाउड होता है और वो हम अपनी इनकम से माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर अ डिप्रिसिएशन ऑफ अ पर्सनस डिप्रिसिएबल एसेट्स यूज्ड इन द पर्सनल बिजनेस इन द टैक्स ईयर। यानी जब भी हम डिप्रिसिएशन हमारी एसेट्स की होती है तो हम उस साल के दौरान उसको बिजनेस में हमें अलाउड होता है कि हम उस डिडक्शन को उसके अगेंस्ट एज ए अलाउंस में डाल दें, ठीक है। फिर इसके बाद ये कहता है कि क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 द डिप्रिसिएशन डिडक्शन ऑफ अ टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट स्पेसिफाइड इन पार्ट फर्स्ट ऑफ द थर्ड शेड्यूल अगेंस्ट रिटन डाउन वैल्यूज। यानी थर्ड शेड्यूल में के पार्ट फर्स्ट में उसमें उसकी कुछ रिटन डाउन वैल्यूज दिए हुए हैं, तो हम उसको अप्लाई करेंगे डिप्रिसिएशन पे। यानी उसके अपने रेट्स हैं, हम वो भी देखेंगे कि वो कैसे करते हैं और हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके अपने अलग रेट्स हैं। फिर इसके बाद कहते हैं प्रोवाइडेड दैट where a depreciable asset is used in the person's business for a first time in a tax year commencing on or after the first day of July 2020, the depreciation deduction shall be reduced by 50%। यानी ये पहले क्या होता था कि ये 100% होता था, यानी यकम जुलाई से जो उसके रेट्स थे ना, यानी अगर हम फर्स्ट टाइम कोई एसेट जो है वो एक्वायर करते थे तो वो पहले क्या होता था कि उस पर 100% था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 100% था तो यकम जुलाई 2020 के बाद उसको 50% उसको रिड्यूस कर दिए, उसकी जो डिप्रिसिएशन डिडक्शन है उसको रिड्यूस करके 50% पे लेके आए, ठीक है। यानी 50% उन्होंने वो कम कर दिए। वेयर depreciable assets is used in a tax year partially in deriving income from business chargeable to tax and partly for another use. The deduction allowed under this section for the year shall be restricted to the fair proportional part of amount and would be allowed in the assets। इसमें ये कहता है कि अगर हम कोई एक ऐसी डिप्रिसिएबल एसेट्स हैं जिसको हम 50% अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं और 50% हम बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ वही जो 50% हम यूज़ कर रहे हैं वही अलाउड होगा और उसी को हम जो है अपने डिप्रिसिएबल एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। मतलब बाकी जो 50% है इसका वो हमें अलाउड नहीं होगा, यानी हम उसके जो जितना हमने यूज़ किया है अंडर द बिजनेस वही हमें अलाउड होगा। यानी फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं एक गाड़ी का, कि एक गाड़ी है हमारे पास, उसको हम एज अ मतलब बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं
तो वो होता क्या है कि हम फर्स्ट टाइम तो बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको सेकंड टाइम अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें अलाउड नहीं होगा, हमें वही अलाउड होगा जो हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद कहते हैं कि द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द डिप्रिसिएबल एसेट्स ऑफ द पर्सन एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर शैल बी, यानी हम रिटन डाउन वैल्यू जब उसकी निकालेंगे या उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसके क्या कंडीशंस होंगे। उसका ये होगा कि फॉर एग्जांपल where the assets was acquired in the tax year, the cost of the assets to the person has reduced by initial allowance in respect of the assets under section 23। यानी जब हम फर्स्ट टाइम इसको एक्वायर करेंगे, यानी जो हमारे प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा ये बात याद रखें कि हमें सिर्फ दो ही चीज़ें अलाउड हैं इनिशियल अलाउंस में, एक है प्लांट, एक है मशीनरी, ये दो चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा हमें कोई और चीज़ अलाउड नहीं है इनिशियल अलाउंस में। इनिशियल अलाउंस होता क्या है वो भी अब हम देखेंगे और इसको एक्सेल शीट में भी करेंगे। तो ये सेक्शन 23 के अंदर इनिशियल अलाउंस में जो है हमें यानी फर्स्ट ईयर में अगर हम उसे एक्वायर करेंगे तो हमें वो हम उसको रिड्यूस करते हैं बाय इनिशियल अलाउंस के। फिर क्या कहते हैं अगर इनिशियल अलाउंस के अलावा इन अदर केसेस द कॉस्ट ऑफ assets to the person as reduced by the total depreciation reduction including any initial allowance under section 23 allowed to be person in respect of assets in previous tax year। कहता है कि अदर केसेस में है तो उसमें हमें टोटल डिप्रिसिएशन डिडक्शन होगी इंक्लूडिंग एनी इनिशियल अलाउंस और allowed to the person in respect of assets in previous tax years, यानी उसको प्रीवियस टैक्स ईयर्स में जो एसेट्स है उसको वो भी हमें अलाउड है, ठीक है। हम इसके एग्जांपल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये कहते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, इट इज क्लैरिफाइड दैट वेयर एनी बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट एंड मशीन इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग एनी टैक्स ईयर फॉर विच द इनकम फ्रॉम सच इनकम exempt depreciation admissible under subsection 1 shall be treated to have been allowed in respect for the said tax year, and after expiration of the exemption period, written down value of such assets shall be determined after reducing total depreciation reduction। अच्छा इसमें ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा टाइम है उसमें कोई ऐसे टैक्स ईयर है जिसमें हमें जो है वो डिप्रिसिएशन एग्जेम्प्टेड है, यानी वो टैक्स ईयर जो है वो एग्जेम्प्टेड है, तो हम उसमें क्या करेंगे, तो हम उसमें जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उस पर हमें चूँकि अलाउड नहीं है, जब वो एग्जेम्पशन टाइम गुजर जाएगा, जब वो सेट टैक्स ईयर जो है वो गुजर जाएगा, उसके बाद हम उसी को जो उसके जो टैक्स ईयर है उसको कैलकुलेट करेंगे, और जब उसका वो एग्जाम टाइम गुजर जाएगा तो हम उसकी जितनी वैल्यू होगी वो हम उसमें रिटर्न डाउन में उसको कैलकुलेट करेंगे और वो फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एसेट जो है वो एक्वायर की है और वो पहले 5 साल हमें एग्जेम्प्टेड है या 2 साल है या 3 साल है, चलो समझे कि वो 4 साल हमें एग्जेम्प्टेड है, अगले 5 साल के बाद हम क्या करेंगे, उसके जो 4 साल एग्जेम्प्टेड है उसको भी हम कैलकुलेट करके 5वीं साल में उससे हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले तो हम उसकी करते हैं कि अगर हमने फर्स्ट ईयर में एक्विजिशन करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या होगा, इनिशियल अलाउंस, मैं आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, हमें इनिशियल अलाउंस अलाउड होगा, ठीक है। तो इनिशियल अलाउंस में क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख है, तो हम इस पे क्या करेंगे, इसका इनिशियल अलाउंस कितना लेंगे, 25%। ये हमें उसमें अलाउड दिए हुए, ये जो थर्ड शेड्यूल है इसमें हमें इनिशियल अलाउंस का बताया कि ये कितना हमने लेना है, 25%, और ये सिर्फ फॉर प्लांट एंड मशीनरी है,
बाकी किसी और चीज़ भी नहीं है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे ये आपने याद रखना है। तो हम जब इनिशियल अलाउंस इसका करेंगे तो ये इसका कितना होगा 25%। ये इसका मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये जो इसका इनिशियल अलाउंस 25% है, इसको हम इससे लेस करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट ईयर होगा वो 5 मिलियन नहीं होगा, उसका जो नेक्स्ट ईयर होगा वो 3,75,000। हम इस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट ईयर में जो इनिशियल अलाउंस है वो 25% है, हम वो टोटल जो उसकी वैल्यू है उसकी उससे माइनस करेंगे इनिशियल अलाउंस 25%, 1,25,000 बनता है। तो इसके बाद जब हम इस पे नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट करेंगे तो इस वैल्यू पे हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी नेक्स्ट ईयर में पहले साल में ये होगा, दूसरे और नेक्स्ट साल में फिर 3,75,000 पे करेंगे। अब देखें जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो क्या कह रहा था, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन की जिसकी हमने पहले बात की है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई ऐसा साल जिसमें वो एग्जाम्प्टेड है, एग्जाम्पशन पीरियड है, तो वो क्या कहता है कि एग्जाम्पशन अलाउड है, तो क्या करेंगे, एक्सपायरेशन ऑफ द एग्जाम्पशन पीरियड रिटन डाउन वैल्यू ऑफ सच एसेट्स शैल बी डिटरमिन्ड आफ्टर रिड्यूसिंग टोटल डिप्रिसिएशन रिडक्शन। यानी अगर हम क्या करेंगे, इसके 5 साल या 2 साल या 3 साल जो हमें एग्जाम्पशन मिली है, फॉर एग्जांपल हमें एग्जाम्पशन मिली है, ये हमने वैल्यू जो की है ये हमने 2016 को हमने एक्वायर की है, और 2017 और 2018 जो है वो हमें एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। ये एग्जेम्प्टेड है हमारे। अब हम क्या करेंगे कि इसको 2 साल इसका 10% करेंगे, यानी इसका क्या होगा इंटू 10%, ये हो जाएगा 37,500। तो हम इससे लेस करेंगे 37,500 के, ये पहले साल का निकल गया। अब इस पे फिर 10% निकालेंगे, इस पर 10% करेंगे तो ये कितना होगा, ये इसे लेस करेंगे तो ये इसका 33,750 होगा, तो इक्वल टू 3,37,500 माइनस ये। अब जब हम 2019 में जो हमारी वैल्यू होगी तो वो कितनी होगी, हम क्या करेंगे कि ये जो 5 लाख है माइनस इनिशियल अलाउंस, सॉरी ये मैंने 50,000 लिखा हुआ है, 5 लाख माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस ये 2 साल, ठीक। और फिर हम इसको एंटर करेंगे। चलो इसको हम यहाँ पे प्लस करते हैं, टोटल कितना होता है फिर हम इसको वहाँ पे लिख लेते हैं। सॉरी, ठीक है, ये एक्यूमुलेटेड है इसका इन दोनों साल का, ठीक है। ये मैं इसके साथ आपको, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हम इसकी वैल्यू ये उठाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है इसकी, ये नेक्स्ट 2019 में फिर ये देखिए हमारे पास इस पे आएगा, ठीक है। यानी हम इसको लेस करेंगे, यानी पहले 5 लाख है, 5 लाख पे 25% हमने निकाल दिए तो ये 3,75,000 आ गया। 3,75,000 पे 10% इसका, क्योंकि इसकी जो डिप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू 10% है, ठीक है, तो वो इतना आ गया। अब 2019 का क्या होगा हमारे पास, ये 3,03,750 पे होगा, ठीक है। अब अगले साल हम जगह अगर हम इस पे कैलकुलेट करेंगे तो इस पे हम 10% निकालेंगे, ठीक है। 2019 में इससे फिर ये लेस करेंगे तो 2020 के लिए क्या बचेगा, इसमें से ये जो 10% 2019 का है ये लेस करेंगे, यानी ये कैलकुलेटेड होगा, ठीक है।
ठीक है, यानी 2020 के लिए ये होगा, फिर 21 के लिए, इसी तरह ये आगे जाता जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से करेंगे। फिर इसके बाद ये कहता है कि वेयर सब सेक्शन 3 अप्लाइज टू डिप्रिसिएबल एसेट्स फॉर अ टैक्स ईयर, the written down value of the assets shall be computed on the basis that assets has been solely used to derive income from business chargeable to tax। ठीक है, ये वही बात हो रही है। The total deduction to a person during the period of the ownership of assets under section 1 and section 20 shall be exceeded the cost of the assets। अच्छा, इसके बाद ये कहता है कि अगर हमें कोई इससे प्रॉफिट हो, यानी ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं, फॉर एग्जांपल 2020 में हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ रही है, इसके जो डिप्रिसिएबल एसेट्स है, जो डिप्रिसिएशन हुई है इसकी, तो इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हम उसको मार्केट में सेल करेंगे, यानी ये एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द डिप्रिसिएशन टाइम है, तो इसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, सेल करते हैं तकरीबन 3.5 लाख पे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अब इसमें ये कहता है कि when in a tax year a person dispose of her depreciation assets, no depreciation deduction shall be allowed under this section for the tax year end। यानी उसको allowed नहीं होगा depreciation if the consideration received exceeds the written down value of the assets at the time of disposal. The excess shall be charged to the tax in the next year to that year under the head income from business, or if the consideration received is less than written down value time of disposal, the difference shall be allowed at deduction in computing the person's income chargeable under head। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ जो है हमने हमारी टोटल इनकम जो साल की है वो 4 लाख है। ठीक है, इनकम, और इस पे या इसको हम करते हैं 6 लाख, 6 लाख। अब होना क्या है, ये जो कह रहा है पहला कंडीशन, वो कह रहा है कि अगर हम इसको सेल करेंगे और इससे हमें प्रॉफिट होगा, यानी इसकी वैल्यू तो 2,73,000 है, लेकिन हम इसको 3,50,000 में सेल कर दें तो हमें कितना प्रॉफिट मिला है, तो ये हमें मिला 3,50,000 माइनस इतना, तो हमें ये प्रॉफिट हुआ है, यानी इनकम है, ये इनकम हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ प्लस करेंगे, इसके साथ प्लस करेंगे, और इस पे ही हमें टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, यानी पहले तो ये 6 लाख था हमारी इनकम थी, लेकिन चूंकि 76,000 यहाँ से आए तो हमें इस पे ही टैक्स चार्ज करना है, इस पे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल होता क्या है कि हम इसको लॉस में जाते हैं, यानी ये मतलब इससे कम सेल करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, यानी ये है 2 लाख पे, तो हमें 73,000 जो है ये लॉस हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक 73,000 हम लॉस को इससे यहाँ से माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो ये हमें क्या होगा, 5,24,000 पे हम इनकम इसको कंसिडर करेंगे। ये इधर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, अब ये इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दी है, provided that where a depreciable asset is used in the person business for the first time in the tax year commencing on or after 1st July, the depreciation deduction equal to the 50% of the rate specified and shall be allowed in the tax year। यानी कि वही बात हो रही है जो हमने पहले की थी कि अगर पहले साल में इस्तेमाल हो रहा है तो ये 1 जुलाई के बाद इस पर डिप्रिसिएशन इक्वल टू द 50%, यानी इसकी जो डिप्रिसिएशन है, यानी पहले ये रेट थे ज़्यादा, तो उन्होंने अभी थोड़े से उसको कम कर दिए, 50% कम कर दिए। ठीक है, subsection 3 applies the written down value of the assets of the purpose of subsection 8 shall be increased by the amount that is not allowed as a deduction as a result of application of subsection 3। ये भी अब वो वही एग्जांपल पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई व्हीकल है वो यूज़ कर रहे हैं पैसेंजर की। ठीक है, ये वही एग्जांपल वो दे रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ द व्हीकल। चलो ये उन्होंने एग्जांपल की व्हीकल की एग्जांपल दी है,
इसको हम रहने देते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ना। फिर इसके बाद इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस को तो हमने पहले भी देखा है। ये जो ऊपर उन्होंने दिए ये सारे जो है उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है और इसमें इतना कुछ कोई कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिए। तो यहाँ पर फिर आते हैं इनिशियल अलाउंस पे। पर्सन प्लेसेस एन एलिजिबल डिप्रिसिएशन एसेट्स इनटू पाकिस्तान into in service in Pakistan for the first time in the tax year shall be allowed a reduction as initial was computed in accordance with subsection 2 provided the assets used by a person for the purpose of his business for the first time tax year in which commercial reduction allowed। यानी ये वही बात हो रही है जब हमने यहाँ पे की है कि ये इनिशियल अलाउंस है तो उसको क्या होगा 25% अलाउड होगा पहले साल में। अगर वो फर्स्ट टाइम मतलब वो कोई प्लांट एंड मशीनरी पाकिस्तान में लेके आएंगे और फर्स्ट साल में उसको 25%, लेकिन ये सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे ही है, किसी और चीज़ पे नहीं है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ इनिशियल लॉस ऑफ अ पर्सन शैल बी कंप्यूटेड बाय द अप्लाइंग द रेट स्पेसिफाइड। जो उन्होंने यहाँ पे रेट स्पेसिफाई की हुई है ये देखें, ये उसके रेट से 25% पर प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। तो ये वही बात हो रही है। अच्छा, the reduction under this section at a leasing company or an investment bank of सॉरी अच्छा ये इनिशियल लोन्स की बात हो रही है। चलो ये भी तकरीबन वही बात हो रही। तो इनिशियल लोन्स में सॉरी ये जो डिप्रिसिएशन है इसमें तीन चीज़ें हैं। पहला क्या है कि हमें इनिशियल लोन्स अलाउड होगा प्लांट एंड मशीनरी पे 25%। दूसरा हमने क्या करना है, हमने देखना है कि अगर कोई कोई साल एग्जाम्प्टेड है तो वो हमने कैलकुलेट करना है। ये नहीं करना है कि अब हमें 2 साल में अलाउड है एग्जाम्पशन तो हम उसको यहाँ इससे माइनस नहीं करेंगे। देखें, जो हमारी प्लांट या मशीनरी है या जो बिल्डिंग भी है तो वो वक्त के साथ तो इसका मतलब अगर कोई साल हम एग्जाम्प्टेड भी है लेकिन वो उस साल उसकी वैल्यू में तो कमी आ रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि जिस साल वो एग्जाम्प्टेड है तो उसमें उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है, तो उसमें भी उसकी वैल्यू कम हो रही थी। इस वजह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और जब एग्जाम्पशन पीरियड ख़त्म होगा तो उसके जो कम्युलेटिव एग्जाम्पशन वो रिडक्शन है वो हम इससे लेस करेंगे। जो हमारी ऑलरेडी इनिशियल हमने उसे लेंस माइनस किए तो वो हम उस वैल्यू से रिटर्न डाउन वैल्यू से माइनस करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट साल जो हमारा वो एग्जाम्प्टेड नहीं होगा तो उसके बाद फिर हम उसके 10% ही उस पर इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरी बात ये है कि अगर हमें कोई जो हम इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे वो प्लांट या मशीनरी या जो भी हमारे पास एसेट्स हैं तो उसको जब हम डिस्पोज ऑफ करेंगे अगर उससे हमें इनकम होगा तो वो हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे। अगर लॉस होगा तो हम उसमें माइनस करेंगे और जितनी हमारे पास नेट इनकम होगा वही उस पर हमें टैक्स चार्ज होगा। ठीक है, उसमें जस्ट ये चीज़ें तो ये चार्जेबल टू टैक्स है। ठीक है, यही अमाउंट हमारे पास चार्जेबल टू टैक्स है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इसकी जो एट द एंड ऑफ यानी इस साल पे हमारे पास इसकी वैल्यू इतनी है लेकिन हमने इसको डिस्पोज ऑफ कितने का किया, 2 लाख का किए, तो ये हमें 73,000 का लॉस हो रहा है क्योंकि हम इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस से ही माइनस करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल ये 4 लाख है तो हमें 1,26,000 का हो रहा है तो ये टोटल इसकी इनकम 7 लाख हो गई है तो ये हमें चार्जेबल टैक्स ये होगा। ठीक है, तो इसमें ये जस्ट तीन चीज़ें जो हमें कवर करना था। बाकी इसमें उन्होंने जितनी भी वो लिखा हुआ है वो सारे एग्जांपल्स वगैरह दिए उससे रिलेटेड। ठीक है, अगर हम कोई गाड़ी इस्तेमाल करते हैं बिजनेस के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए तो उस पर कितना वो चार्ज होगा, तो उस पर ज़ाहिर बात है कि हम इसको 50% लेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 50% बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है और 50% जो है वो हमारे अदर देन बिजनेस यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट थोड़ा सा असल में कमेंट्स में मुझे किसी ने पूछा था कि सर इस पर थोड़ा सा हमें समझा दें, तो जस्ट ये पॉइंट्स थे तो आपको समझाने थे।
एक्चुअली मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, मैं इतना मतलब डिलीवर नहीं कर सका क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब है। तो इंशाल्लाह हम एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे, और मेरी ख्वाहिश है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसके साथ ये जो थ्योरेटिकल है उसको देख लिया करें एक बार। तो जब मैं लेक्चर दूंगा या वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इस वजह से आप लोग को ये भी मतलब बता देता हूँ। अगर मैं अपनी तरफ से ये कहूँ, मुझे तो समझ आ रही है, बाकी किसी को समझ नहीं आती, कि हाँ इसमें से ऐसे लोग भी होंगे जिनको पहले से भी समझ आ रही होगी, मतलब उन्होंने पढ़ा होगा। तो अगर मैं इस तरह आप लोग को एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। जब मैं इसके साथ यहाँ पे भी रीड आउट करूँगा तो यहाँ पे भी आप थोड़ा पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।